सुप्रभात छात्राओं। आज कक्षा 11 के वर्चुअल क्लास में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है किसी स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थता आपने पढ़ चुके हैं, मतलब इलास्टिसिटी। तो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक एनर्जी कितनी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनफैक्ट हम कहें वो कितनी है, उसका कैलकुलेशन आज हम करेंगे। तो इसके लिए किसी स्प्रिंग को खींचने या संपीड्य करने में स्प्रिंग की प्रत्यास्थता के कारण कुछ कार्य किया जाता है जो स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, मतलब आप स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे या उसको दबाओगे, ठीक है, दोनों ही सूरतों में जो है प्रत्यास्थता के कारण कुछ कार्य किया जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंग में यही जो कार्य है वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। इस चित्र में आपको एक भारहीन स्प्रिंग क्षैतिज तल पर विरामावस्था में दिखाया जा रहा है। स्प्रिंग का एक भाग जो है वो दृढ़ से लगा हुआ है और दूसरे भाग पे जो है मैंने एक द्रव्यमान m का गुटका जोड़ा है। इस वक्त इस पर ना तो कोई बल लग रहा है, पहली पोजीशन डिस्कस कर रही हूँ। इस पर ना तो कोई बल लग रहा है और ना ही इस पर कोई भी विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो x बराबर 0 से स्प्रिंग को खींचने पर स्प्रिंग में बल Fs उत्पन्न होता है जो कि विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है, जैसे कि चित्र बी में दिखाया है। ठीक है, अगर मैंने इसको F बल से खींचा तो ये वापस अपने उसमें आने की, ठीक है, 0 से स्प्रिंग को खींचा है, Fs उत्पन्न खींचने पर स्प्रिंग में कौन सा बल Fs उत्पन्न होगा, ठीक है, जो कि विस्थापन की दिशा के विपरीत होगा, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा ही अपने कारण का अपोज करती है। तो चित्र इसमें आप देख सकते हैं। तो स्प्रिंग में बल कितना है, जितना आप बल लगाओगे उतना ही आप स्प्रिंग को खींचोगे, जितना खींचोगे, जितने बल से खींचोगे उतना ही आपका ये x आगे बढ़ेगा। इसका मतलब जो स्प्रिंग पे हम बल लगा रहे हैं वो समानुपाती है x के। मतलब x क्या है, स्प्रिंग में मध्य स्थित से विस्थापन। ठीक है, हम मिडवे से विस्थापन हमेशा लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमने ले लिया। तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसमें नियंताक लगेगा और एक माइनस का साइन भी लग रहा है, क्योंकि ये हमेशा अपोज करेगा, ये बल अपने मूवमेंट को अपोज करेगा और जो आपका ये प्रोपोर्शनल जो समानुपाती का चिन्ह है वो बदल के k बनेगा। ये एक नियंताक है जिसे स्प्रिंग नियंताक कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर होती है। यदि x बराबर 1 मीटर होगा तो F जो है वो -k के बराबर होगा, x को 1 रखने पर। स्प्रिंग नियंताक स्प्रिंग में उत्पन्न वह प्रत्यानयन बल है, मतलब जो स्प्रिंग में 1 मीटर खिंचाव करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, उस प्रत्यानयन बल के बराबर है जिसको किसी स्प्रिंग नियंताक कहते हैं। तो उस प्रत्यानयन बल के बराबर है जो कि 1 मीटर तक खिंचाव में उसको महसूस हो। यदि हम गुटके को अचर चाल से xn दूरी तक खींचे, ठीक है, अब बात करेंगे कि हम इसको xn दूरी तक खींचे तो कार्य कितना होगा स्प्रिंग पर। 0 से हम xm दूरी तक इसको लेके जा रहे हैं, Fx इंटू dx, ये आपका कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा। अब F की जगह मैं क्या लिखूँगी, -kx, यहाँ पर मैंने डाल दिया -kx, k को बाहर लेंगे। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर देखिए 1 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 इज इक्वल टू x की पावर 1+1 अपॉन 1+1। ठीक है, 1+1, तो ये हो जाएगा x की घात 2/2। तो यहीं पर ये आया x की घात 2 जो 2 था वो यहाँ आया, माइनस माइनस यहाँ है, k यहाँ है, ये आपका बन गया। बाह्य खिंचाव बल द्वारा कार्य कितना होगा, ये क्या था, अगर हमने खींचा तो ये माइनस में आया, तो अगर हम बाह्य बल का कार्य देखें तो इसके बराबर और विपरीत दिशा में होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा है। अब है, यदि गुटके को प्रारंभिक विस्थापन xi से अंतिम विस्थापन xf तक विस्थापित करें
तो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य WS कितना होगा आपका, -I से F। अभी तो हम यहाँ पर 0 से ले रहे थे, अब हम 0 से ना लेके एक पोजीशन XI से एक पोजीशन XS मतलब XF मतलब इनिशियल और फाइनल मिलेंगे और उसी तरह से करेंगे इंटीग्रेशन। लेकिन हमने आपको बताया था कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन अगर हम लेंगे a से b तो ये होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 और लिमिट जो है वो a से b तक लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं तो b की पावर n+1 हो जाएगा, माइनस फिर हम लोअर लिमिट लगाते हैं a की पावर n+1 हो जाएगा और नीचे इसके भी n+1 क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर में चल ही रहा है, ये रहेगा। तो उस हिसाब से हमने इसको किया 1+1 तो ये आपका आया। तो WS = K/2 XI² - XF², ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आएगा और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो वर्क डन 0 होगा। ये आप जानते ही हैं कि अगर उसके पोजीशन पे कोई बदलाव नहीं है तो कार्य कितना होगा, 0। अर्थात एक पूर्ण चक्र के लिए जहाँ से शुरू हुआ था अगर अंत उसे वही करना है तो पूर्ण चक्र है, उसके लिए स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। अतः स्प्रिंग बल एक संरक्षी बल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जब x बराबर 0 है तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, जब विस्थापन x है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा इतनी होगी। चूँकि ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। जब m द्रव्यमान के गुटके को, ठीक है, जो है xm तक खींचा जाता है तब क्या होता है, xm तक खींचा जाता है तब क्या होता है, तो स्प्रिंग का महत्तम स्थितिज ऊर्जा निकल कर आता है, मैक्सिमम, ठीक है। खींचकर छोड़ देने पर गुटका मध्य स्थिति की ओर जाने का प्रयास करता है और जितना आगे जाता है उतना ही वापस लौटने का प्रयास करता है तथा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होने लगती है। मान लिया गुटके को छोड़ने पर मध्य स्थिति से x दूरी पर वेग v, तो गुटके की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ½ mv² तथा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा ½ kx² होगी। संरक्षी बल के अधीन संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा इसमें भी सुरक्षित रहती है, ठीक है। दोबारा इस लाइन को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया कि गुटके को छोड़ने पर मध्य स्थिति में x दूरी पर वेग v, तो गुटके की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ½ mv² तथा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा ½ kx²। ये गतिज है, ये स्थितिज है। तो संरक्षी बल अगर होगा तो आपका जो आपका स्थितिज है वही आपका गतिज प्लस ये कौन सा आपका स्थितिज हो गया है, जो x दूरी, ये मैक्सिमम दूरी पर चला, ये 2 से बना है। एक आपका नॉर्मल x दूरी पर जो स्थितिज ऊर्जा थी और उसका काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा। अगर x 0 है तो आपकी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगी। तो हम यहाँ से चाहें तो v की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, हाफ से हाफ कटेगा, फिर आपका kxm² = mvm²। तो अगर मुझे vm निकालना हो तो इधर ले जाएंगे k/m और xm, ये तो स्क्वायर का मान आया, तो vm कितना होगा, xm, और ये रूट में चला जाएगा k/m। इस तरह से हम जो है इसमें से यहाँ पर जो है उसके वेलोसिटी मतलब वेग का मान निकाल सकते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और दूरी में परिवर्तन अगर हम देखें तो क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। x पहले बढ़ता है, मैक्सिमम लेता है, फिर वापस माइनस में चला जाता है। जब ये बढ़ता है आपका, ये क्या है आपका गतिज, तो उस वक्त स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो ये आप देखिए, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, मतलब टोटालिटी में फोर्स जो है, टोटालिटी में जो आपका एनर्जी है, जो आपका ऊर्जा है वो नियत है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। जब ये अपने मिनिमम पे होगा तो ये मैक्सिमम पे, फिर जब ये घटेगा तब ये बढ़ेगा। तो इस तरीके का इसका ग्राफ आता है। यदि x 0 है तो v 0 है, तब k और km आपके बराबर हो जाते हैं।
यदि x बराबर xm तो v बराबर vm तथा k बराबर v। तो AO स्थितिज ऊर्जा व दूरी x के बीच का वक्र है, AOC, ठीक है, ये वाला AOC, ये वाला, ये किसके बीच का वक्र है? ये स्थितिज ऊर्जा व दूरी के बीच का वक्र है। जबकि A'OB' ये किसके बीच का है? ये दूरी व गतिज ऊर्जा के बीच का वक्र है। किसी दूरी x के लिए k जो है वो आपका स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा ज्ञात करने की, इसमें तो खैर और भी विधियां हैं, हम इतना ही इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा हाँ, इसका एक वैकल्पिक विधि भी है, चलिए हम इसे कर लेते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। x तथा fx के बीच अगर विस्थापन देखें तो इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल अगर मैं निकाल लूँ, क्योंकि ये बल है और ये विस्थापन है इसकी, तो ये क्या होगा, त्रिकोण है, त्रिकोण का होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, मतलब हाफ आधार गुणा लंब। आधार कितना है इसका और ये लंब है इसका, ठीक है। तो आधार और लंब क्या हो गया आपका, ये आपका वैल्यू आ गई। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं, दोनों मेथड ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण। मतलब आपका जो आंतरिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहता है। किस तरह से देखिए, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योगफल निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक में आपका गतिज और स्थितिज दोनों आ जाता है। संरक्षित बल के अधीन किसी निकाय की समस्त यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक। माना संरक्षित बल F के कारण किसी पिंड का जो विस्थापन है उसे डेल्टा x माना। कार्य ऊर्जा प्रमेय से आपको पता है कि कार्य कितना हो रहा है, बल गुणा विस्थापन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, परिवर्तन उतना ही होगा जितना इसमें आपको ऊर्जा में दिख रहा है। तो ये आपका स्थितिज और ये आपका जो है कौन सा है, ये हो गया आपका गतिज। तो स्थितिज और गतिज अगर आप लेंगे तो देखिए कार्य प्रमेय से आपका ये निकला जो गतिज है और स्थितिज आपका ये निकला, तो ये ज़ीरो आ रहा है। तो चेंज जो है, बदलाव जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो डेल्टा k प्लस वी इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम समाकलन करते हैं, ठीक है। और याद है कांस्टेंट का समाकलन, ज़ीरो का समाकलन क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, ठीक है। डिफरेंस जो है वो शून्य है, इसका मतलब ये आपस में कांस्टेंट है, ये और v आपस में कांस्टेंट है, तभी तो उनका चेंज जो है वो शून्य है। तो इस तरह से गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा को निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं और ये कांस्टेंट रहता है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। माना m मात्रा का कोई पिंड भूतल, ठीक है, ये भूतल है आपका, g से h ऊंचाई पर है, किसी बिंदु P पर हमने रखा है। इसका मात्रा कितना है, m है। बिंदु P पर गतिज ऊर्जा शून्य होगी क्योंकि वहाँ पर वस्तु आपकी रुकी हुई है और स्थैतिज ऊर्जा mgh के बराबर होगी। तो अगर हम कुल ऊर्जा निकालना चाहें वो क्या होगी, स्थैतिज प्लस गतिज, तो यही आ गया। माना मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड किसी समय अपने मार्ग से बिंदु Q पर है। बिंदु Q बिंदु P से x मीटर नीचे है, एक दूरी पर मान लिया। तो अब भूतल से उसकी दूरी कितनी है, टोटल हाइट थी h, x ये चल पड़ा तो h माइनस एक्स है। तो बिंदु Q पर पिंड का वेग क्या होगा, हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस कंडीशन में ये Q पोजीशन पे है, स्टार्टिंग में ये ज़ीरो था और 2 क्योंकि ये ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से गिर रहा है तो g, और दूरी कितनी नापी x, तो v कितना होगा, इसका रूट हो जाएगा। इसलिए बिंदु Q पर पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv/q स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से रूट हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, m2 इंटू 2gx, तो 2 से 2 कटेगा, ये मेरा काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा आ गई mgx। स्थैतिज ऊर्जा निकालेंगे तो अब इतने हाइट से ही हम स्थैतिज लेंगे, तो हाइट कितनी, h माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका v mg h माइनस एक्स। अब बिंदु Q पर कुल आंतरिक क्या होगा आपका, गतिज प्लस स्थैतिज,
ये गतिज है और ये हमने स्थैतिज निकाली। अब इसका ब्रैकेट खोलिए, mgh प्लस mgh माइनस mgx, तो ये mgh आया। अंत में पिंड बिंदु G पर पहुंचता है। G पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या है? 0। मान लिया G पर पिंड का वेग कितना है? vg। इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड पे पहुंच रहा है। तो फिर से हमने यही वाला इक्वेशन यूज़ किया। इस इक्वेशन से हमने जो है फाइनल जो है वो ग्राउंड पे पहुंच गया, तो फाइनल उसका क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब जब वो ग्राउंड पे पहुंच गया तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और वेग की वजह आपकी जो vg² है वो 0 प्लस 2gh के बराबर होगा। तो vg कितना होगा, यहीं से फिर से 2gh आया। गतिज ऊर्जा के सूत्र में मैंने vg की वैल्यू डाली क्योंकि ये ग्राउंड को टच करने पर हमें मिल रहा है। तो हाफ mv से यहाँ पर मुझे mgh प्राप्त हो गया। अब कुल ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक हमें यहाँ पर मिली है और पोटेंशियल 0 है क्योंकि वो ग्राउंड पे आके गिरा है, तो टच करते ही उसका जो है स्थैतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो ये फिर से mgh आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब वो सबसे ऊपर के बिंदु में है तब कितना आ रहा है कुल ऊर्जा, mgh। जब वो बीच में कहीं है तब भी ऊर्जा कितनी आ रही, mgh। जब वो एकदम ग्राउंड को छू ले रहे हैं तब भी ऊर्जा कितनी आ रही है, तब भी ऊर्जा mgh आ रही है। तो तीनों समीकरण से सिद्ध होता है कि मुक्त गिरते हुए पिंड के लिए पिंड के मार्ग के सभी बिंदुओं पर स्थैतिज तथा गतिज ऊर्जा का योगफल अर्थात पिंड की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा mgh है जो कि नियत है, mgh है जो कि नियत है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर आज यहीं पर जो है इस पॉइंट तक हम पढ़ेंगे। इसे जो है रिलेटेड असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा। आप ध्यान से असाइनमेंट वीडियो को देखिएगा, असाइनमेंट को कंप्लीट करिएगा। यदि कोई भी समस्या हो तो ग्रुप में या कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।